आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो 2022-2023 की बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारतीय संस्कृति, जो कि हिंदी गद्य खंड का चौथा चैप्टर है, चौथा पाठ है, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और इसके पहले के वीडियो के माध्यम से मैंने पढ़ा दिया है हिंदी गद्य खंड का पहला पाठ, जिसका नाम क्या है? मित्रता, और जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा पाठ ममता, जिसके लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। और तीसरा पाठ है क्या लिखूं। इन तीनों पाठों की मैंने सरल हिंदी व्याख्या बता दी है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और आज है 1 जुलाई, जी हाँ आज है 1 जुलाई। और अब आपको कमर कस लेनी है 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। कहने का तात्पर्य है अब आपको मेहनत के साथ, लगन के साथ 2022-23 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। तो आप चैनल के साथ जुड़ें और चैनल के साथ जुड़कर बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। तो चलिए, मैंने इसके पहले के वीडियो में भारतीय संस्कृति इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ा दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। यहाँ तक मैंने आपको सरल हिंदी व्याख्या बता दी थी। अब इसके आगे यहाँ से आप देख सकते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीत से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई और हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिट भी गए। विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान हुआ और उनका पतन भी हो गया। और साथ ही साथ हम विदेशियों से आक्रांत और पद दलित हुए। हम विदेशियों से आक्रांत भी हुए, अर्थात उनके द्वारा सताए भी गए और पद दलित भी हो गए। हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हम पर प्रकृति ने और मानवों ने अनेक प्रकार की मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे। लेकिन फिर भी हम लोग बने रहे और हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हमारी संस्कृति भी बनी रही, हमारा जीवन भी बना रहा और हमारी सृजनात्मक शक्ति भी बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सकें जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस भारत की भूमि पर दासता के दिनों में भी गांधी जैसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी और रविंद्र जैसे मनीषी कवि तथा अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों का जन्म हुआ। और उन्हीं दिनों में ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा हुए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक
चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह कौन सी बात है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं और इसी नैतिक चेतना के सूत्र के द्वारा ही हमारे नगर और गांव, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में क्या हैं, बंधी हुई हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं वहां उन सब में यह एकता है। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं वहां उनमें एक तरह की एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता थी। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों और स्वतत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी, यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो। एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जाती है कि एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है। एक सम्मिलित परिवार है और जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके। उसका कर्तव्य क्या है कि वह सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। सबका सामूहिक उपार्जन, मान लीजिए कि एक रकम होती है जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो, उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए और उपार्जन करता हो तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। प्रत्येक को क्या होगा? बराबर ही सुख होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं कि पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर यह पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं, क्योंकि कोई केवल अपने लिए
कुछ नहीं कर रहा है और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं, और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो, चाहे देश देश के बीच का हो, वर्तमान रहेगा ही, यानी वर्तमान में संघर्ष चलता ही रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। किस भावना को? और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग वासना को दबाए रखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचार करने योग्य है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूं कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे हिसाब से मेरी सोच कहती है कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। कौन कौन सी? क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघलिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि क्या यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघलिपि अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहां तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वह सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए कि जिसमें सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद के द्वारा आरंभ हो। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है और उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता
आया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी। उसने गर्भ के साथ खुदवा दिया था, गर फिरदौस बर रुए जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बाकी बचे हुए पाठ की सरल हिंदी व्याख्या बता दी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में। और आज है 1 जुलाई। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई है और अब आपको 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। और अब आप मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें और साथ ही साथ अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को भी चैनल के साथ जोड़ें। जय हिंद।